सोचिए जरा, एक ऐसी सभ्यता जो आज से करीब 4,500 साल पहले थी। एक ऐसी दुनिया जहां शहर पूरी प्लानिंग के साथ बनाए गए थे और जिनकी कला आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। जी हां, ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। एक ऐसी कहानी जो मिट्टी और कांसे में छिपी हुई है। तो चलिए इस खोई हुई दुनिया के राज पर से पर्दा उठाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 4,500 साल पुराना आर्ट का एक छोटा सा टुकड़ा भला हमें एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन के बारे में क्या बता सकता है। असल में बहुत कुछ। ये आर्ट पीसेस सिर्फ सुंदर चीजें नहीं हैं, बल्कि ये एक टाइम कैप्सूल की तरह हैं। एक ऐसा कैप्सूल जो हमें उस जमाने के लोगों की जिंदगी, उनके विश्वास और उनके जबरदस्त हुनर की कहानी सुनाता है। तो ठीक है, आइए सीधे इस रहस्य में गोता लगाते हैं। हम अपनी बात शुरू करेंगे उन दो सबसे मशहूर और कह सकते हैं रहस्यमयी कलाकृतियों से, जिन्होंने दुनिया भर के हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान किया हुआ है। सबसे पहले ये देखिए, मोहनजोदाड़ो की डांसिंग गर्ल। कांसे से बनी ये छोटी सी मूर्ति आर्ट का एक कमाल का नमूना है। इसका जो आत्मविश्वास से भरा त्रिभंग पोज है, मतलब शरीर का 3 जगहों से मुड़ा होना और एक हाथ जो पूरा का पूरा चूड़ियों से भरा है, ये उस समय के कारीगरों के अविश्वसनीय हुनर को दिखाता है। पर सवाल यह है कि आखिर कौन थी ये? कोई डांसर थी या कोई देवी? और फिर हमारे सामने है ये पुरोहित राजा। सेलखड़ी पत्थर से बनी इस मूर्ति में एक अलग ही शांति और गंभीरता है। जरा इसकी करीने से तराशी हुई दाढ़ी और शॉल पर बने इस खास तिपतिया पैटर्न को देखिए। ये सब बताता है कि उस समाज में किसी व्यक्ति का रुतबा कितना अहम रहा होगा। लेकिन क्या ये वाकई कोई राजा था या कोई पुजारी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज भी ढूंढे जा रहे हैं। अब देखिए, इन चीजों को सही मायनों में समझने के लिए ये जरूरी है कि हम पहले उस सभ्यता को समझें जिसने इन्हें बनाया। ये एक ऐसी सभ्यता थी जो सदियों तक जमीन के नीचे दबी रही और फिर अचानक 20वीं सदी में दुनिया के सामने आ गई। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये मिस्र और मेसोपोटामिया की महान सभ्यताओं के साथ दुनिया की सबसे पुरानी शहरी संस्कृतियों में से एक थी। इस गुमनाम सभ्यता को फिर से खोजने का क्रेडिट जाता है भारतीय पुरातत्वविदों को। साल 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की साइट खोजी और ठीक 1 साल बाद 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज निकाला। और बस इन 2 खोजों ने भारत के इतिहास को हजारों साल पीछे धकेल दिया। और ये मत सोचिए कि ये बस 2 शहरों की कहानी थी। हड़प्पा से लेकर गुजरात के लोथल और धोलावीरा तक ये एक बहुत बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी। हर जगह की अपनी एक खासियत थी। कहीं पत्थर की मूर्तियां मिली तो कहीं मन के बनाने के कारखाने और एक पूरा का पूरा प्राचीन बंदरगाह। वाकई ये एक बहुत ही व्यवस्थित और विशाल दुनिया थी। चलिए अब जरा उन कलाकारों पर ध्यान देते हैं जिन्होंने ये सब बनाया। हड़प्पा के कारीगर पत्थर और कांसे जैसे मुश्किल मटेरियल्स के मास्टर थे और उनका काम आज भी हमें हैरान कर देता है। हड़प्पा की कला की कई खासियतें हैं। एक तरफ उनकी मूर्तियों में गजब का रियलिज्म यानी यथार्थवाद दिखता है। दूसरी तरफ कला उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी, जिसे हम उनके बर्तनों और खिलौनों में देख सकते हैं। उनका टेक्निकल स्किल तो कमाल का था ही, और मोहरों जैसी चीजों में एक स्टैंडर्डाइज्ड डिजाइन दिखता है जो एक ऑर्गेनाइज्ड समाज की निशानी है। इस यथार्थवाद का सबसे बेहतरीन उदाहरण है लाल बलुआ पत्थर से बना ये पुरुष धड़। इसकी शारीरिक बनावट, मांसपेशियों का डिटेल इतना सटीक है कि ये बिल्कुल जिंदा लगता है। इससे साफ पता चलता है कि उन कलाकारों को इंसानी शरीर की बनावट की कितनी गहरी समझ थी। और उनके तकनीकी कौशल की बात करें तो डांसिंग गर्ल जैसी कांसे की मूर्तियां लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाई जाती थीं। अब ये कोई आसान प्रोसेस नहीं है। सोचिए, पहले मोम का मॉडल बनाओ, फिर उस पर मिट्टी का लेप करो, उसे गर्म करके मोम को पिघलाकर बाहर निकालो और फिर उस खाली सांचे में पिघला हुआ कांसा डालो। ये आज भी इस्तेमाल होने वाली एक एडवांस तकनीक है। चलिए अब उन कलारूपों पर आते हैं जो शायद आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा थे, यानी मिट्टी की बनी चीजें और इस सभ्यता की पहचान बन चुकी उनकी मोहरें। टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी उनकी कला का एक और अहम पहलू था। एक तरफ हमें भारी गहनों और मुकुट वाली मातृ देवी की मूर्तियां मिलती हैं जो शायद उनके किसी धार्मिक विश्वास का प्रतीक थी, तो वहीं दूसरी तरफ मिट्टी की बनी छोटी छोटी गाड़ियां, सीटियां और जानवरों जैसे खिलौने भी मिलते हैं जो हमें उस समय के बच्चों की दुनिया की एक प्यारी सी झलक दिखाते हैं।
लेकिन सिंधु घाटी की कला की अगर कोई सबसे अनोखी पहचान है तो वो हैं उनकी मोहरें। ये छोटी, ज्यादातर चौकोर और सेलखड़ी पत्थर से बनी होती थीं। इन पर जानवरों की तस्वीरें और एक ऐसी लिपि खुदी है जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इनका इस्तेमाल शायद व्यापार और एडमिनिस्ट्रेशन में एक पहचान चिन्ह की तरह होता था। इनमें से कुछ मोहरें तो बहुत ही फेमस हैं, जैसे पशुपति मोहर, जिस पर एक योगी जैसी आकृति के चारों ओर हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा बैठे हैं। और सबसे आम जो डिजाइन मिलता है वो है एक श्रृंगी, यानी एक सींग वाले जानवर का। ये काल्पनिक जानवर शायद उनका कोई बहुत शक्तिशाली प्रतीक रहा होगा। ये मोहरें उनकी मान्यताओं और कहानियों की एक छोटी सी खिड़की हैं। तो इन सब चीजों को देखकर हम क्या समझते हैं? हड़प्पा सभ्यता हमें कला की एक ऐसी विरासत दे गई है जो आज भी बहुत खास है। ये सिर्फ राजा महाराजाओं या आलीशान मंदिरों की कला नहीं थी। तो सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि हड़प्पा की कला सिर्फ सजावट के लिए नहीं थी, वो उनके जीवन का एक जरूरी हिस्सा थी। उनके बर्तनों पर, उनके गहनों में, उनके बच्चों के खिलौनों में और व्यापार में इस्तेमाल होने वाली मोहरों में कला हर जगह थी। ये जिंदगी के लिए कला थी। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, आज से हजारों साल बाद जब कोई हमारी आज की चीजों को देखेगा, हमारे स्मार्टफोन, हमारी गाड़ियां, हमारे कपड़े, तो वो चीजें हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारे बारे में क्या कहानी कह रही होंगी? कभी-कभी इतिहास में ना कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो देखने में तो छोटी होती हैं, पर उनकी कहानी बहुत बड़ी होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की एक ऐसी ही कलाकृति है ये कांस्य मूर्ति। दुनिया इसे डांसिंग गर्ल के नाम से जानती है और ये आज भी बड़े-बड़े इतिहासकारों और कला प्रेमियों को हैरान कर देती है। तो चलिए आज इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी कलाकृति जो पूरी दुनिया में फेमस है, उसकी ऊंचाई है सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर। मतलब इतनी सी, आपकी हथेली में आराम से आ जाए। तो सवाल यही उठता है कि भाई इतनी छोटी सी मूर्ति में आखिर ऐसा क्या खास है? क्यों है ये दुनिया की सबसे मशहूर कलाकृतियों में से एक? इसका जवाब इसकी बनावट, इसकी कहानी और इसके पीछे छिपे गहरे मतलब में है। चलिए इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। ये जानते हैं कि ये मूर्ति हमें कहां और कैसे मिली, क्योंकि ये सिर्फ एक कलाकृति नहीं बल्कि एक पूरी खोई हुई सभ्यता का जीता जागता सबूत है। तो इसकी केस फाइल पर नजर डालते हैं। ये मूर्ति आज से करीब 4,500 साल पुरानी है। सोचिए, 4,500 साल। इसे 1926 में पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदाड़ो की खुदाई में खोजा था और आज ये हमारे देश के राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की एक अनमोल धरोहर है। तो अब जरा इस मूर्ति को और करीब से देखते हैं, है ना? क्योंकि इसकी एक एक डिटेल, एक एक बारीकी हमें उस जमाने की कला और समाज के बारे में बहुत कुछ बताती है। सबसे पहली चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये कि ये मूर्ति एकदम सीधी नहीं खड़ी है। इसमें एक हल्का सा कर्व है, एक एस शेप। इस खास पोज को त्रिभंग कहते हैं, मतलब शरीर 3 जगहों से मुड़ा हुआ है, गर्दन, कमर और घुटना। ये पोज हजारों सालों से भारतीय कला और नृत्य का एक अहम हिस्सा रहा है। और इसकी डिटेल्स तो और भी कमाल की हैं। देखिए, एक हाथ कमर पर है फुल कॉन्फिडेंस में, और दूसरे हाथ को देखिए, चूड़ियों से भरा हुआ है कंधे से लेके कलाई तक, करीब 24-25 चूड़ियां, जबकि दूसरा हाथ लगभग खाली है। गले में एक सिंपल सा हार है और बाल बड़े सलीके से जोड़े में बंधे हैं। पर सबसे खास है इसका चेहरा, एक ऐसा भाव जिसमें आत्मविश्वास है और थोड़ी सी बेपरवाही भी। यही इसे इतना जीवंत बना देता है। तो सवाल फिर वही कि 4,500 साल पहले के कारीगरों ने इतनी सजीव और डिटेल्ड मूर्ति आखिर बनाई कैसे? जवाब एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक में छिपा है जो आज भी इस्तेमाल होती है। इसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया था, जिसे भारत में ढोकरा भी कहते हैं। प्रक्रिया कुछ ऐसी थी, पहले मोम से हूबहू वैसी ही मूर्ति बनाई जाती, फिर उस पर मिट्टी की मोटी परत चढ़ा दी जाती। उसे गर्म करने पर मोम तो पिघलकर बाहर आ जाता और अंदर रह जाता मिट्टी का एक खोखला सांचा। बस फिर उस सांचे में पिघला हुआ कांसा भर दिया जाता और जब सब ठंडा हो जाता तो मिट्टी के सांचे को तोड़कर अंदर से निकलती थी ये शानदार मूर्ति। सच में कमाल की तकनीक। ये तकनीक अपने आप में इस बात का पुख्ता सबूत है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सिर्फ कलाकार नहीं थे, वो मेटलर्जी के यानी धातु विज्ञान के भी मास्टर थे, वो भी आज से 4,500 साल पहले। ये सिर्फ कला नहीं
उस दौर के विज्ञान का भी एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इसकी बनावट तक ही सीमित नहीं है। ये मूर्ति हमें उस समाज, उस संस्कृति के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। ये सिर्फ कांसे का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि उस पूरे युग का एक आईना है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके चेहरे की बनावट, जैसे होंठ और नाक, शायद उस समय के स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्हें विद्वान प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से जोड़ते हैं। मतलब ये मूर्ति हमें एक तरह से उस दौर के लोगों का चेहरा दिखा रही है। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, इस मूर्ति का कनेक्शन आज भी जिंदा है। देखिए, इसके हाथ में कंधे तक जो चूड़ियां हैं, ठीक वैसी ही चूड़ियां पहनने का रिवाज आज भी राजस्थान और गुजरात की बंजारा जनजातियों की महिलाओं में है। मतलब सोचिए, हजारों साल पुरानी एक परंपरा आज भी हमारी आंखों के सामने है। तो देखा, ये छोटी सी मूर्ति हमें क्या-क्या बता गई। इसने हमें उस दौर की संस्कृति के बारे में बताया, उनकी कला के बारे में बताया और उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में भी। ये इस बात का प्रतीक है कि हड़प्पा सभ्यता अपनी सोच और अपने हुनर में कितनी ज्यादा एडवांस्ड थी। तो आखिर में चलिए देखते हैं कि खोजे जाने के बाद इस अनमोल कलाकृति का सफर कैसा रहा और आज इसका क्या महत्व है। तो 1926 में ये मोहनजोदड़ो की जमीन से निकली। फिर आया 1947 का बंटवारा, जिसके बाद ये भारत की धरोहर बनी। और आज ये नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम की शान है, जहां ये लाखों लोगों को अपनी कहानी सुनाती है। और एक बहुत मजेदार बात, ये मूर्ति किसी बड़े मंदिर या राजा के महल से नहीं, बल्कि मोहनजोदाड़ो के एक साधारण से घर से मिली थी। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये कोई शाही कलाकृति नहीं, बल्कि शायद किसी आम इंसान की बहुत प्यारी, बहुत पर्सनल चीज रही होगी। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर की ये मूर्ति हमें एक पूरी सभ्यता की इतनी गहरी झलक दे सकती है, तो जरा सोचिए, हमारी इस धरती के नीचे अभी और कितने अनगिनत रहस्य अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रहे होंगे। बस 2.5 सेंटीमीटर, सोचिए, उंगली का बस एक छोटा सा हिस्सा, और हमारी आज की पूरी कहानी की दुनिया वो इसी छोटे से माप में सिमटी हुई है। तो सवाल यही उठता है कि भाई, इतने छोटे से पत्थर में एक पूरी की पूरी सभ्यता की कहानी आखिर समा कैसे सकती है? तो आज हम जिस कलाकृति की कहानी में उतर रहे हैं, वो है मोहनजोदाड़ो की मशहूर बुलसील। जी हाँ, वही सांड वाली मोहर, एक छोटे से पत्थर में छिपी हुई एक महान कला। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसे पत्थर का एक छोटा सा चमत्कार कहते क्यों हैं। देखिए, ये कोई ऐसी वैसी मोहर नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में हजारों मोहरें मिली हैं, पर उन सब में से इसे कला के लिहाज से सबसे बेहतरीन नमूना माना जाता है। अच्छा, जरा इसके सफर के बारे में भी जानते हैं। ये मोहर बनी थी लगभग 2500 ईसा पूर्व में, मतलब आज से कोई 4,500 साल पहले। इसे खोजा गया था मोहनजोदड़ो की साइट पर, जो अब पाकिस्तान में है, और आज ये नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में संभाल कर रखी गई है। चलिए अब जरा और करीब चलते हैं और बात करते हैं उस कलाकार की बारीक नजर की, जिसने इस बेजान पत्थर में जान डाल दी। इस पर जो कुबड़ वाला बैल है, जिसे जीबू कहते हैं, उसे इतनी सच्चाई से उकेरा गया है ना कि लगता है बस अभी चल ही पड़ेगा। सोचकर ये हैरानी होती है कि उस कलाकार को जानवरों के शरीर की कितनी गहरी समझ रही होगी। जरा इसकी मांसपेशियों को देखिए, उस तनाव को महसूस कीजिए। ऐसा लगता है जैसे एक एक नस में ताकत और ऊर्जा भरी हुई है। और ये गर्दन के नीचे जो लटकती हुई खाल है, जिसे डूलैप कहते हैं, उसे भी कितनी बारीकी और सटीकता से बनाया गया है। यहाँ तक कि इसके नुकीले सींग वो भी एकदम असली लगते हैं। मतलब हर छोटी से छोटी चीज पर काम किया गया है। लेकिन कहानी सिर्फ इस बैल की नहीं है। ये मोहर जिस पत्थर से बनी है वो है मुलायम सेल खड़ी। फिर बैल के ठीक ऊपर सिंधु लिपि के कुछ अक्षर भी हैं, एक ऐसी पहेली जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। और हाँ, इसके पीछे की तरफ एक छोटा सा छेद भी है, जिससे शायद इसे पहना या इस्तेमाल किया जाता होगा। तो ठीक है, इसकी खूबसूरती तो हमने देख ली, पर अब थोड़ा पीछे हटकर इसके इस्तेमाल को भी समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक कलाकृति नहीं थी, ये एक बहुत जरूरी औजार भी था। हाँ, इस शानदार कलाकृति का एक रोज का काम था सामान को प्रमाणित करना और पहचान बताना। तो सवाल है, ये काम होता कैसे था? तरीका बहुत सीधा सा था।
मान लीजिए कोई बर्तन है या बोरी, उसके मुंह पर गीली मिट्टी लगा दी, फिर उस पर इस मोहर को जोर से दबा दिया और बस जब वो मिट्टी सूख जाती तो ये छाप एक तरह से उस सामान की सुरक्षा और पहचान की गारंटी बन जाती थी। तो अगर हम आज से इसकी तुलना करें तो उस जमाने में जो काम ये मोहर करती थी, आज वही काम हमारे सिग्नेचर या हमारा आईडी कार्ड करता है। ये उस दौर की एक पहचान थी, एक अथॉरिटी थी। तो अब जब हम इसका मतलब समझ गए हैं तो चलिए जरा और गहराई में चलते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस छोटी सी मोहर में उस समाज के कौन कौन से मूल्य छिपे हुए हैं। ये कमाल की बात है कि ये कलाकृति हमें सीधे उस समाज की सोच से जोड़ देती है। जैसे जो बैल है वो ताकत और उर्वरता का प्रतीक था, और एक खेतीबाड़ी वाले समाज के लिए इससे जरूरी क्या हो सकता है। फिर इतनी छोटी सी चीज पर इतनी बारीक नक्काशी, ये कलाकार के जबरदस्त सब्र और फोकस को दिखाती है। सामान को प्रमाणित करने में इसका इस्तेमाल ये बताता है कि वो लोग व्यापार में ईमानदारी और जिम्मेदारी को कितना महत्व देते थे। और आखिर में जानवर का इतना असली चित्रण ये साफ साफ दिखाता है कि वो प्रकृति को कितनी गहराई से देखते और उसका सम्मान करते थे। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। मोहर तो छोटी सी है, लेकिन इसकी विरासत कितनी बड़ी है ये अब हम समझ सकते हैं। तो हमने देखा कि ये मोहर सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है, ये अपनी कला और तकनीक का एक बेजोड़ नमूना है। ये व्यापार और पहचान के लिए एक बहुत जरूरी औजार थी। ये एक पूरी सभ्यता की सोच और उसके मूल्यों का प्रतीक है। और शायद सबसे बड़ी बात, ये भारतीय कला के जन्म की एक अहम गवाह है। और अंत में ये हमें एक बहुत जरूरी सबक भी सिखाती है कि किसी कला का आकार छोटा होने से उसका महत्व कभी कम नहीं होता। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, आज हमारे समय में ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो आने वाले भविष्य को हमारी कहानी सुनाएंगी? इस पर सोचिएगा जरूर। चलिए आज बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की एक छोटी सी लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति के बारे में। हो सकता है पहली नजर में ये बहुत साधारण लगे, पर इसके अंदर बहुत गहरे राज छिपे हैं। पर रुकिए, इसे सिर्फ एक पुरानी चीज समझकर आगे बढ़ जाना इसकी कहानी के साथ बिल्कुल इंसाफ नहीं होगा। ये दरअसल 4,500 साल पुराना एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो हमें एक पूरी की पूरी प्राचीन सभ्यता के दिलो दिमाग में झांकने का एक अनोखा मौका देता है। और इसकी कहानी यकीन मानिए हमें हैरान कर देगी। ये हमें बताएगी कि हमारे पूर्वज कला, शरीर और आत्मा के बारे में क्या सोचते थे। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले जरा इस मूर्ति की बनावट को एकदम करीब से देखते हैं, क्योंकि इसकी कलाकारी ही है जो इसे इतना ज्यादा खास बनाती है। तो देखिए, ये बनी है लाल बलुआ पत्थर से, मिली थी हड़प्पा में और आज इसे नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखा गया है। ये तो हो गई इसकी बेसिक डिटेल्स। पर जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इसका साइज। सोचिए, सिर्फ 9.2 सेंटीमीटर्स। इतनी छोटी सी चीज में इतनी कमाल की कारीगरी, है ना हैरान करने वाली बात। असल में इसकी बनावट इतनी नेचुरल और एडवांस्ड थी कि जब स्कॉलर्स ने इसे पहली बार देखा तो वो भी चकरा गए। इसकी तुलना सीधे क्लासिकल ग्रीक मूर्तियों से होने लगी। उन्हें लगा ये अपने वक्त से हजारों साल आगे की चीज है, पर नहीं, ये हड़प्पा की अपनी ही मौलिक कला थी। अब सवाल ये उठता है कि इसे बनाया कैसे गया होगा, और यहीं पर हमें उस कलाकार के कमाल के हुनर का पता चलता है। जरा इन छेदों को देखिए, गर्दन और कंधों पर। इन्हें कहते हैं सॉकेट होल्स। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर और हाथ अलग से तराशे गए थे और बाद में उन्हें इस धड़ से जोड़ा गया था। सोचिए कितनी एडवांस टेक्निक थी ये। तो प्रोसेस कुछ ऐसा रहा होगा, पहले मेन धड़ को तराशा, फिर गर्दन और कंधों में सॉकेट होल्स ड्रिल किए, फिर सिर और हाथ अलग से तैयार किए और आखिर में उन्हें पिन से जोड़ दिया। मतलब जबरदस्त सब्र और सटीकता का काम था ये, जो उस कलाकार के समर्पण को दिखाता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ कारीगरी की नहीं है। इस मूर्ति की बनावट में एक बहुत गहरा फलसफा, एक दर्शन भी छुपा हुआ है। ध्यान से देखने पर जो इसका हल्का सा उभरा हुआ पेट है, वो कोई गलती या खामी नहीं है, बल्कि यही इस मूर्ति के सबसे बड़े राज की चाबी है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये उभार असल में प्राण को दिखा रहा है, मतलब जीवन की ऊर्जा या सांस। जैसे कोई योगी प्राणायाम की मुद्रा में सांस को अंदर रोक कर रखता है।
ये शायद योग और ध्यान का सबसे पुराना सबूत हो सकता है, जो दिखाता है कि हड़प्पा के लोग अंदरूनी चेतना को कितना महत्व देते थे। तो एक इतनी छोटी सी मूर्ति अपने बनाने वाले समाज के बारे में क्या बता सकती है? जवाब बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, उस दौर की दूसरी बड़ी बड़ी सभ्यताओं को याद कीजिए, जैसे मिस्र या मेसोपोटामिया। वहाँ क्या बनता था? राजाओं और देवताओं की बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां। लेकिन हड़प्पा में यहाँ की कला इंसानी थी, असल जिंदगी के ज्यादा करीब। इससे एक अंदाजा लगता है कि शायद हड़प्पा का समाज एक लोकतांत्रिक और बराबरी वाला समाज था, जहाँ किसी राजा या देवता की पूजा से ज्यादा एक आम इंसान की जिंदगी और उसके वजूद की अहमियत थी। तो आखिर में ये मूर्ति हमें क्या सिखाती है? ये हमें कुछ ऐसे इंसानी उसूलों के बारे में बताती है जो हजारों साल बाद भी उतने ही जरूरी हैं। देखिए, हर एक चीज का एक मतलब है। इसका छोटा सा साइज हमें विनम्रता सिखाता है। इसे बनाने की शौक तकनीक कारीगर के परफेक्शन को दिखाती है। पेट का उभार आंतरिक चेतना की बात करता है, और लाल पत्थर का चुनाव उनकी खूबसूरती की समझ को। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये धड़ सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक शाश्वत संदेश है, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन का। एक याद कि असली खूबसूरती बाहरी चमक दमक में नहीं, बल्कि अंदर के सामंजस्य में होती है। और आखिर में ये एक जरूरी सवाल छोड़ जाता है, क्या कला सिर्फ खूबसूरती का नाम है, या ये किसी सभ्यता की आत्मा को दिखाने वाला आईना है? ये छोटा सा धड़ शायद यही साबित करता है कि कला दरअसल इतिहास की एक खामोश गवाह है। नमस्कार, चलिए आज वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता की एक छोटी सी लेकिन बेहद दिलचस्प कलाकृति की कहानी को समझते हैं। तो सवाल यह है कि मिट्टी का ये छोटा सा टुकड़ा जो 4,500 साल पुराना है, आखिर हमें पूरी की पूरी खोई हुई दुनिया के बारे में क्या बता सकता है? चलिए मिलकर इन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये है क्या चीज, ये रहस्यमयी मूर्ति, और ये हमें मिली कहां से। देखिए, ये सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे जानी मानी, सबसे आइकॉनिक कलाकृतियों में से एक मानी जाती है। और ये हमें बताती है कि उस समाज में, उस जमाने में नारी शक्ति यानी फीमेल पावर और फर्टिलिटी को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। और इसकी उम्र आप यकीन नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं लगभग 4,500 साल पहले की, मतलब ब्रॉन्ज एज की। जरा सोचिए, ये उस वक्त की है जब इजिप्ट में पिरामिड्स बनाए जा रहे थे। न जाने कितनी पीढ़ियों की कहानियों की गवाह रही होगी ये। और इतनी इम्पॉर्टेंट होने के बावजूद इसका साइज असल में काफी छोटा है, सिर्फ 22 सेंटीमीटर। तो इससे एक बात तो साफ है कि किसी चीज की असली वैल्यू उसके साइज में नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपे गहरे मतलब में होती है। तो कुछ जरूरी फैक्ट्स। इसे बनाया गया है टेराकोटा से, यानी पकी हुई मिट्टी से। ये मिली थी मोहनजोदारो के पुराने शहर में, और आजकल ये न्यू दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी हुई है। तो अब इस मूर्ति को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसकी बनावट, इसका डिजाइन हमें क्या बताता है? जब उसे पास से देखते हैं ना, तो उसकी डिटेल्स गजब की हैं। सिर पर देखिए, एक बड़ा सा पंखे जैसा हेडड्रेस है, जिसके दोनों तरफ ये कप जैसे प्रोजेक्शंस हैं। गले में एक नहीं, कई सारे हार हैं, और कमर पर एक चौड़ी सी बेल्ट यानी करधनी है, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है। और हाँ, यहाँ एक दिलचस्प बात है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके हेडड्रेस पर जो कप लाइक शेप्स है ना, उन्हें शायद दिए की तरह इस्तेमाल किया जाता होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उन पर धुएं के निशान मिले हैं। सोचिए, एक ही चीज में मिस्ट्री भी और प्रैक्टिकलिटी भी। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। इसका चेहरा बहुत ही सिंपल है। नाक को बस चुटकी से पिंच करके बनाया गया है। आंखें मिट्टी की छोटी छोटी गोलियां हैं, और मुंह के लिए बस एक लाइन खींच दी है। पर इसी सादगी में, इसी सिंप्लिसिटी में इसकी असली कला छुपी हुई है। तो सवाल यह है कि हजारों साल पहले के आर्टिजन्स ने इसे बनाया कैसे होगा। चलिए उनके इस कमाल के क्राफ्टशिप को थोड़ा समझते हैं। इसको बनाने में ना मेनली 2 टेक्निक्स यूज हुई हैं। एक है पिंचिंग मेथड। इसमें आर्टिस्ट हाथ से ही मिट्टी को चुटकी से दबा दबाकर मेन बॉडी को शेप देता था। और दूसरी टेक्निक है एप्लीके। इसमें आंखें, ज्वेलरी जैसी छोटी छोटी चीजें अलग से बनाकर मूर्ति पर ऊपर से चिपकाई जाती थी।
तो ये अप्लीके टेक्निक है क्या चीज? बेसिकली इसका मतलब है कि आप मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े अलग से बनाते हैं और फिर उन्हें मेन बॉडी पर चिपका देते हैं। इससे डिटेलिंग आती है और मूर्ति 3 डायमेंशनल लगती है, जैसे कि इसकी ज्वेलरी और आंखें। तो प्रोसेस कुछ ऐसा था। स्टेप 1, हाथ से मेन बॉडी को शेप दिया। स्टेप 2, ज्वेलरी और आंखों जैसी छोटी छोटी डिटेल्स बनाए। और आखिर में मूर्ति को आग में पकाने से पहले इन सारे पीसेस को ध्यान से मेन बॉडी पे लगा दिया जाता था। तो साफ है कि ये सिर्फ एक खूबसूरत चीज नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मतलब है। चलिए अब इसके कल्चरल और स्पिरिचुअल मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। ये आर्टिफैक्ट हमें सीधे सीधे उस सोसाइटी की वैल्यूज के बारे में बताता है। जैसे ये नारी शक्ति यानी फीमेल पावर का सम्मान दिखाती है। ये फर्टिलिटी और क्रिएशन का सिंबल है। और इसकी इतनी डिटेल ज्वेलरी से पता चलता है कि उन लोगों का सेंस ऑफ एस्थेटिक्स यानी सुंदरता को परखने का नजरिया कितना एडवांस था। और एक सबसे हैरान करने वाली बात, ये मूर्तियां किसी बड़े मंदिर में नहीं मिली हैं, बल्कि आम लोगों के घरों में पाई गई हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये उनकी डेली पर्सनल पूजा का हिस्सा थी, किसी बड़े ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का नहीं। तो आखिर में ये छोटी सी मूर्ति अपने पीछे कितनी बड़ी लेगेसी छोड़ गई है, चलिए देखते हैं। तो ये मूर्ति बस एक खिलौना या कोई डेकोरेशन पीस नहीं है। ये एक खिड़की की तरह है जिससे हम इंडस वैली के लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ में झांक सकते हैं। उनके बिलीव्स, उनकी आस्था और नेचर के लिए उनकी रिस्पेक्ट, सब कुछ इसमें झलकता है। बिल्कुल सही कहा, ये कलाकृति सच में उस समय की आध्यात्मिक गहराई का एक दर्पण है, एक आईना जो हजारों साल दूर बैठे भी हमें उस प्राचीन दुनिया से कनेक्ट कर देता है। तो अब अगली बार जब भी कोई ऐसी पुरानी चीज देखें तो एक पल रुककर जरूर सोचेगा कि आर्ट का वो छोटा सा टुकड़ा अपने अंदर और न जाने कितने राज, कितनी कहानियां समेटे हुए है और बस इंतजार कर रहा है कि कोई उन्हें खोज निकाले। पता है, कभी कभी जो चीजें हमें सबसे मामूली लगती है ना, असल में वही अपने अंदर पूरी पूरी सभ्यताओं की कहानियां समेटे होती हैं। सोचिए, एक मिट्टी का मर्तबान या कोई कप या फिर एक छोटा सा खिलौना, ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये तो एक तरह से इतिहास के टाइम कैप्सूल्स हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक साधारण सा दिखने वाला मिट्टी का बर्तन, वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, पूरे 5000 साल पुराना, वो भला हमें अपने बनाने वालों के बारे में, उनकी दुनिया के बारे में क्या बता सकता है? इसका जवाब जितना सीधा है ना, उतना ही गहरा भी है। बहुत कुछ, जी हाँ, बहुत कुछ। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये आखिर मुमकिन कैसे है। तो हमारी आज की कहानी का जो हीरो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही अहम शहर मोहनजोदाड़ो, और वहां से मिला एक मिट्टी का मर्तबान। देखिए, ये सिर्फ एक बर्तन नहीं है, इसे एक कैनवस की तरह समझिए। इसकी सतह पर जो कलाकारी की गई है वो हमें ये बताती है कि हड़प्पा के लोग सिर्फ माहिर कारीगर नहीं थे, वो कलाकार थे। ऐसे कलाकार जो मिट्टी जैसी साधारण सी चीज को एक बेजोड़ आर्ट पीस में बदलना जानते थे। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतनी कमाल की चीज बनती कैसे थी? इसकी जो पूरी प्रक्रिया है ना, वो अपने आप में एक कहानी है। जरा सोच कर देखिए, ये पूरा प्रोसेस कितना सोफिस्टिकेटेड रहा होगा। मतलब सबसे पहले तो नदी के किनारे से लाई गई बढ़िया जलोढ़ मिट्टी को बहुत ध्यान से गूंथा जाता था। फिर एक माहिर कुम्हार के हाथ इसे चाक पर घुमाते हुए शक्ल देते थे। इसके बाद इस पर गेरू का एक लाल लेप लगाया जाता और फिर काले रंग से इस पर खूबसूरत डिजाइन बनाए जाते और आखिर में इसे भट्टी की आग में तपाकर एकदम चमकदार और मजबूत बना दिया जाता था। ये सिर्फ मिट्टी का काम नहीं था, ये तो साइंस और आर्ट का एक कमाल का मेल था। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि इस बर्तन पर आखिर बनाया क्या जाता था। मतलब वो कलाकार अपनी कूची से कौन सी दुनिया रच रहे थे। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। हड़प्पा के कलाकार जो थे वो ज्यादातर 2 तरह के स्टाइल इस्तेमाल करते थे। एक तरफ तो थे ज्योमेट्रिक पैटर्न, मतलब ज्यामितीय डिजाइन, और दूसरी तरफ थे प्राकृतिक चित्र जो उनके आसपास की दुनिया से ही लिए गए थे। अगर हम ज्योमेट्रिक डिजाइन्स की बात करें तो उनमें सीधी और घुमावदार लाइनों का एक बड़ा ही गजब का बैलेंस देखने को मिलता है। कहीं मोटी तो कहीं पतली काली पट्टियां, एक दूसरे को काटते हुए सर्कल, जो लगता है उनका सबसे पसंदीदा डिजाइन था, और खाली जगह को भरने के लिए चेकरबोर्ड जैसे पैटर्न। ये डिजाइन सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, बल्कि इनमें एक तरह का कह सकते हैं कि एक ऑर्डर, एक अनुशासन झलकता है, और हो सकता है कि ये उनके समाज की सोच को भी दिखाता हो। अब आते हैं दूसरी तरफ, जहां उन्होंने अपनी कला में नेचर को भी जगह दी। पीपल के पत्ते तो इतनी खूबसूरती से बनाए जाते थे,
मछली, हिरण और बैल जैसे जानवरों के चित्र भी काफी कॉमन थे। और बात सिर्फ बाहरी आकार बनाने तक नहीं थी। कमाल तो ये है कि वो कभी-कभी मछली की पपड़ी जैसी बारीक डिटेल्स तक दिखाते थे। इससे पता चलता है कि उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स कितनी कमाल की थीं और वो नेचर से कितना गहरा जुड़े हुए थे। तो फिर इन सब डिजाइनों का मतलब क्या है? ये आर्ट हमें हड़प्पा समाज की वैल्यूज के बारे में आखिर क्या बताता है? तो देखिए, ये बर्तन सिर्फ बर्तन नहीं थे, ये तो हड़प्पा समाज का एक आईना थे। इन पर की गई सजावट हमें ये बताती है कि उनके लिए रोजमर्रा की चीजों में भी खूबसूरती बहुत मायने रखती थी। जो नेचर के चित्र हैं वो दिखाते हैं कि वो अपने पर्यावरण का कितना सम्मान करते थे। और हाँ, एक तरफ डिजाइन्स में जो यूनिफॉर्मिटी है वो एक ऑर्गेनाइज्ड समाज की तरफ इशारा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ हर बर्तन पर डिजाइन्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन उनकी क्रिएटिविटी की कहानी भी सुनाता है। चलिए अब एक बहुत ही खास एग्जाम्पल देखते हैं जो इन सारी बातों को एक साथ ले आता है। ये है एक अनोखा एस शेप वाला जार। मोहनजोदड़ो में जितने भी बर्तन मिले हैं ना, उन सब के बीच ये एस शेप वाला जार एकदम अलग ही खड़ा नजर आता है। जरा इसकी बनावट तो देखिए, क्या पतली और खूबसूरत गर्दन है और नीचे चौड़ा बेस। ये डिजाइन मतलब बैलेंस और ब्यूटी का ऐसा कमाल का संगम है कि इसे देखकर कोई भी बस हैरान रह जाए। और पता है, ये डिजाइन इतना लाजवाब है कि एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि ये आज के जमाने में भी बिल्कुल मॉडर्न लगता है। जरा सोचिए, 5000 साल पुरानी किसी चीज में इतनी टाइमलेस ब्यूटी मिलना वाकई कमाल की बात है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये मिट्टी का बर्तन हमें एक बहुत बड़ी कहानी सुनाता है। एक ऐसी कहानी जो मिट्टी से शुरू होती है और अमरता तक जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि हड़प्पा के लोग सिर्फ बेहतरीन शहर बसाने वाले और व्यापार करने वाले स्किल्ड इंजीनियर्स ही नहीं थे। नहीं, वो बहुत सेंसिटिव कलाकार भी थे। वो जानते थे कि मिट्टी जैसी एक मामूली चीज को आर्ट के जरिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार कैसे बनाया जाता है। और ये सब कुछ हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाता है। आज हम रोजमर्रा में जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हमारा फोन, एक कॉफी मग या कोई किताब, जरा सोचिए, हजारों साल बाद इनमें से कौन सी चीज होगी जो आने वाले लोगों को हमारी कहानी बताएगी।